नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL 2020 टायर 1 के 16 अगस्त शिफ्ट 3 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये एक संख्या दी हुई है और जो ये संख्या है 3 से डिवाइड होती है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि P के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच अंतर क्या होगा। तो इसमें एक अंक जो हमें दिया हुआ है वो P दिया हुआ है, तो इस P की वैल्यू निकालनी है हमें, और वो वैल्यू एक बार मैक्सिमम लेनी है और एक बार मिनिमम। फिर उनका स्क्वायर करेंगे और उनका डिफरेंस ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये संख्या लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये संख्या है 5, 3, 0, 6 P और 2। और जो ये संख्या है ये 3 से डिवाइड होती है, और कोई भी संख्या 3 से डिवाइड कब होती है? जब उसके अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सभी अंकों को ना जोड़ के जो भी अंक 3 से डिवाइड होता है उसको कट कर देते हैं। जैसे ये 3 है इधर और ये 6 है, तो इसको कट कर देते हैं। तो अभी क्या बच गया? अभी बच गया 5, P और 2। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करके ये आएगा 7 + P, और इनको जोड़ के जो भी संख्या आएगी वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये संख्या पूरी की पूरी 3 से डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो 3 से डिवाइड कैसे हो सकती है? तो चलिए इसको और छोटी फॉर्म में कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 6 + 1 और प्लस में P। अभी ये 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बच गया? 1 + P बच गया। तो अभी P की मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं? इधर P की मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 रख सकते हैं, क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। और P की मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं? तो P की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रख सकते हैं हम 8, क्योंकि 8 + 1 9 हो जाएगा, तो अभी ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अभी हमें P की मिनिमम वैल्यू पता चल गई और मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई। अभी इनका स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, और 8 का स्क्वायर होगा 64, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 60। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल है 1764 मीटर स्क्वायर, और एक आयताकार पार्क है, और पार्क की जो चौड़ाई है वो वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/3 है, और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुना है। तो ₹15 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत रुपयों में हमें ज्ञात करनी है। तो वर्गाकार मैदान का एरिया दिया हुआ है 1764। तो यहाँ से जो वर्गाकार मैदान है उसकी भुजा निकाल लेंगे। तो भुजा क्या हो जाएगी? भुजा हो जाएगी A = रूट कर देंगे इसका 1764 का। तो इसका रूट कितना आ जाएगा? इसका रूट आएगा 42। तो जो वर्ग की भुजा है वो 42 आ जाएगी। अभी एक आयताकार पार्क है और पार्क की चौड़ाई हमें बताई हुई है इस वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/3 है। तो उस पार्क की चौड़ाई को हम B मान लेते हैं। तो B कितनी हो जाएगी? 42, और अपॉन में 3, तो ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 14। और इसकी जो लंबाई है वो बताई हुई है इस चौड़ाई की 2 गुना है, तो लेंथ क्या हो जाएगी? तो लेंथ हो जाएगी 28। अभी हमें बतानी है ₹15 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत क्या होगी। तो सबसे पहले इधर हम पार्क का एरिया निकाल लेते हैं, और एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये आ जाएगा 14 और इंटू में 28, और ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। और 1 मीटर स्क्वायर को समतल करने की जो लागत है वो है 15 रुपए। तो इसको 15 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 14 और इंटू में 14 और इंटू में 2 × 15। अभी 14 × 14 क्या होता है? ये होता है 196, और इंटू में 30। अभी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आएगी एक, तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 = 18, 8 1 असील, 19 × 57 और 1 58। तो ये आया है 5880 रुपए, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन को सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो सभी वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो tan 30 होता है 1/√3, और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 1/3 आ जाएगा, और प्लस में sin 90 होता है 1, और उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस
कॉट 60 होता है 1/√3 और स्क्वायर करेंगे तो 1/3 और प्लस में साइन 30 होता है 1/2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और इनटू में cos 45 होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और अपॉन में क्या आएगा इसके, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इनटू में cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 तो इधर भी √3/2 लिख देंगे और माइनस में cos 60 होता है 1/2 और इनटू में साइन 30 होता है 1/2। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/3 और प्लस में 1/3 तो ये हो जाएगा 2/3 और प्लस में 1 और प्लस में 1/8 और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा 3/4 और माइनस 1/4। अभी हम इनको ऐड कर लेते हैं इन दोनों को तो ये क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 और 3 19 तो इसको लिख लेते हैं 1 + 19 और अपॉन में 24 और अपॉन में ये आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4 तो ये 2/4 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। अभी इसको अगर सोल्व करें तो ये क्या आएगा 9 और 4 13 3 1 हासिल 2 और 1 3 और 1 4 और अपॉन में 24 और अपॉन में 1/2 तो 2 से इसको कट करेंगे तो ये 12 आएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 43 और अपॉन में 12 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक तालिका दी हुई है और उसके अंदर हमें ईयर्स दिए हुए हैं और 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं और हर सब्जेक्ट में बॉयज और गर्ल्स की संख्या हमें दी हुई है और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वर्ष 2012 से 2020 तक क्लास काय में लड़कों की कुल संख्या विज्ञान काय में लड़कों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले तो हम आर्ट्स देखेंगे, इधर ये आर्ट्स है और इसके बाद हम देखेंगे साइंस। तो यहाँ पे साइंस है तो इसमें हम बॉयज की संख्या को ऐड करेंगे और इसमें बॉयज की संख्या को ऐड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो आर्ट्स में लड़के हैं वो साइंस में जो लड़के हैं उनसे कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो चलिए इनको अगर ऐड करें तो 9 और 6 15 और 5 20 20 और 2 22 और 8 30 1 0 3 हासिल 3 3 6 3 9 और 4 13 और 4 17 और 4 21 तो ये इधर आए हैं 210। अभी साइंस वाले लड़कों को ऐड कर लेते हैं तो 9 और 1 10 और 8 18 और 2 20 1 0 2 हासिल 3 2 5 और 4 9 और 3 12 12 और 4 16 और 4 20 तो ये आए हैं 200। अभी ये कितने ज्यादा हैं, अभी ये 10 ज्यादा हैं, इस 200 से 10 ज्यादा हैं। परसेंटेज में निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 और अपॉन में 200 और इनटू में 100 तो 2 0 से 2 0 कट होंगी, ये आएगा 5% के इक्वल और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि 12 18 और 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल के और 6 के तृतीय अनुपाती के बराबर है, मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, वो होगा 18 × 6 और अपॉन में 12 मतलब BC अपॉन में A और ये इक्वल है के और 6 के थर्ड प्रोपोर्शनल के। तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, वो हो जाएगा 6 × 6 और अपॉन में के मतलब B² अपॉन में A। अभी इसको कट कर लेते हैं तो 6 से 6 कट हो जाएगा, अभी 6 से ये 3 पे कट होगा, 3 से इसको कट करेंगे तो ये 4 पे कट होगा तो यहाँ से के की वैल्यू निकल के आएगी 4 के इक्वल और हमने क्वेश्चन में के की वैल्यू ही निकालनी थी तो ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कोई भी एक संख्या है उसमें सबसे पहले 15% की वृद्धि करेंगे और उसके बाद 15% की कमी करेंगे तो उसका परिणाम होगा कि वो जो संख्या वो 782 हो जाएगी। तो संख्या अगर हम निकालेंगे तो ये सारे फ्रैक्शन उल्टे लग जाएंगे, तो संख्या हम निकालें तो वो संख्या क्या आ जाएगी, वो संख्या आएगी 782 और इनटू में सबसे पहले 15% की वृद्धि होती थी तो फ्रैक्शन था हमारा 115/100 तो इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में 115 और इनटू में फिर 15% की कमी होती है तो फ्रैक्शन होना था 85 अपॉन में 100 और उसको अगर पलटे तो वो आ जाएगा 100 और अपॉन में 85। अभी ये हमारी संख्या आ गई ये पूरी की पूरी। अभी क्या करना है उसके बाद, यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो तो 25% की कमी कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा 75 और अपॉन में 100 और इनटू में फिर 25% की वृद्धि हो तो इसको लिखेंगे 125
और अपॉन में 100 और इनटू में फिर 20% की कमी हो तो इसको लिखेंगे 80 अपॉन में 100। तो हमसे पूछा है तो परिणामी संख्या ज्ञात करें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी ये इधर भी 100 है, इधर भी है, तो इससे ये 2 100 कट हो जाएंगे। अभी 25 से इसको कट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। 4 से इसको कट करेंगे तो ये 20 पे कट होगा। अभी 5 से इसको कट करेंगे तो ये इधर 17 आएगा और 5 से अगर इसको कट करेंगे तो इधर 15 आएगा और इधर आएगा 23। अभी 17 से इसको अगर कट करें तो 17 चौके 68, 10 बचेगा तो 102, 17 छिके 102। 23 से ये 2 पे कटेगा। अभी सभी की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 और 30 गुना 20 ये होगा 600 के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक ट्राइंगल दी हुई है ABC। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ही बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारी एक ट्राइंगल है, इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं और जो ये यहाँ पे पॉइंट है इसको B और इस पॉइंट को C। अभी हमें दिया हुआ है कि जो DE है वो AB के पैरेलल है, तो AB के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं हम, और जो DE है वो AB के पैरेलल है तो यहाँ पे D पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे E पॉइंट ले लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जहां D और E क्रमशः भुजाओं AC और BC पर बिंदु हैं। अभी जो हमारा D पॉइंट है वो AC पर आया है और E पॉइंट जो है वो हमारा BC पर आया है, मतलब ये जो पॉइंट है दोनों हमने ठीक लिए हैं। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, AD = x-3। तो AD हमारा है x-3 और AC हमारा है 2x। तो AC जो ये पूरी भुजा है ये हमें 2x दी हुई है यहां से लेके यहां तक। और नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि BE = x-2। तो ये x-2 है इधर और BC जो है वो है 2x + 3, मतलब जो ये पूरी की पूरी भुजा है यहां से लेके यहां तक, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2x + 3। अभी अगर ये DE भुजा AB के पैरेलल है तो ये दोनों की दोनों ट्राइंगल CD और E और ट्राइंगल CAB दोनों की दोनों सिमिलर होंगी और सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x-3 और अपॉन में 2x, ये इक्वल होगा x-2 और अपॉन में 2x + 3। अभी इसको सोल्व करके इधर से x की वैल्यू निकाल देंगे और क्वेश्चन में x की वैल्यू ही हमसे पूछी है। तो चलिए अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 2x² और प्लस में 3x और माइनस 6x और माइनस 9 और ये इक्वल होगा 2x² और माइनस 4x के। तो 2x² से 2x² कट हो जाएगा। तो अभी हम ऐसा करते हैं 4x को इस तरफ ले आते हैं और 9 को इस तरफ लेके चले जाते हैं। तो ये इधर क्या आ जाएगा, ये 3 और 4 7, ये प्लस का होगा और ये 6 ये माइनस का होगा। तो इधर क्या बचेगा, इधर x बचेगा और ये 9 उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू इधर से आ जाएगी 9 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक आयत चित्र दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि किसी कारखाने में 39 मजदूर हैं और उनकी दैनिक मजदूरी ₹100 के गुणज में है। सीमा के आधार पर A, B, C, D तथा E 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। यह निश्चित है कि किसी भी मजदूर की दैनिक मजदूरी ₹100 का सटीक गुणज नहीं है। बंटन को दिए गए आयत चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है यदि 2 प्रबंधक मजदूरों की देखरेख के लिए नियुक्त किए गए हैं जिनकी दैनिक मजदूरी 700 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में है, तो कारखाने के सभी कर्मचारी सदस्यों की औसत दैनिक मजदूरी निकटतम रुपयों तक ज्ञात करें। मतलब हमें जो आंसर निकालना है वो हमारा अप्रोक्सीमेट में आएगा। तो इधर अगर हम देखें आयत चित्र में हमें इधर दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स और इधर दिया हुआ है डेली वेजेस। तो ये 100 के गुणज में है, मतलब ये 200, 300, 400, 500, 600 और 700 में है। तो इधर अगर ए में देखें तो कितने मजदूर है, 5 मजदूर हैं। इनकी अगर औसत दैनिक मजदूरी निकालें तो वो हो जाएगी, इनका एवरेज ले लेते हैं 200 और 300 का, तो वो कितना होगा 250 और मजदूर हैं कितने इनटू में 5, ऐसे ही सभी को लिख लेंगे। तो ये नीचे क्या आएगा 350 और इनटू में यहाँ कितना है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी नेक्स्ट देखें तो ये आ जाएगा 450 और इनटू में 12 और इससे नेक्स्ट आ जाएगा 550
और इनटू में 11 और इससे नेक्स्ट आ जाएगा 650 और इनटू में 2। अभी हमें नीचे दिया हुआ है कि दो जो प्रबंधक हैं मजदूरों की देखरेख के लिए नियुक्त किए गए हैं और जो उनकी मजदूरी है वो 700 से 800 के बीच में है, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 750 और उनकी संख्या है कितनी, दो प्रबंधक हैं, तो इनटू में 2 कर देते हैं। अभी सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250 और ये इक्वल टू कितना होगा 0, 9 पंजे 45, 5 4 असिल 9 3 27 और 4 31। अभी इनके मल्टीप्लाई करें तो 0, इधर 0 फिर 6 बचेगा, 12 चौक 48, 48 और 6 54 होगा ये। अभी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 11 5 55, 5 11 5 55 और 5 60 मतलब 6050 और इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, ये आएगी 1300 के इक्वल और इनकी जो मल्टीप्लाई है वो आ जाएगी 1500 के इक्वल। अभी इन सभी को ऐड कर लेते हैं तो इधर 0 5 और 5 10 और 5 15, 5 1 हासिल 2 और 1 3 और 1 4 4 8 8 और 3 11 11 और 5 16, तो इधर 6 आएगा, फिर 1 हासिल तो 1 और 1 2 और 3 5 और 5 10 और 6 16 16 और 2 18, तो यह है टोटल 18,650 रुपए। और टोटल जो मजदूर और प्रबंधक मिला के उनकी संख्या है कितनी, यहाँ पे थे 39 और यहाँ पे है 2, तो ये हो जाएंगे टोटल 41। तो अभी 41 से हम 18,650 को डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज जो मजदूरी है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले ये 4 पे जाएगा तो 4 एकम 4 4 चौक 16, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए 2, तो नीचे 5 उतार लेते हैं तो अभी ये 5 पे जाएगा तो ये आएगा 5 एकम 5 5 चौक 20, तो ये इधर 0 इधर 2 और 1 0 और अभी ये फिर 5 पे जाएगा, ये 205 आ जाएगा, मतलब करीब करीब ये इसके इक्वल ही है। तो हमें हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट में निकालना था, तो ये हमारा जो आंसर आया है यह है 455 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है कि साइन 2a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू कोस 2a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू √3/2 के है। अभी साइन की वैल्यू √3/2 किस एंगल पे होती है, वो होती है 60 डिग्री एंगल पे, मतलब जो ये इधर एंगल दिया हुआ है ये 60 डिग्री के इक्वल है। तो इधर हम लिख लेते हैं 2a प्लस b और अपॉन में 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 2 को इस तरफ ले जाके 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 120। अभी ऐसे ही अगर कोस में देखें तो कोस की वैल्यू √3/2 कब होती है, वो होती है 30 डिग्री पे, तो इधर से हम लिख लेते हैं 2a माइनस b और ये जो अपॉन में 2 है इसको हम 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वल आ जाएगा 60। अब इन दोनों को सोल्व करके इधर से a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको ऐड कर देते हैं हम, तो b से b कट हो जाएगा तो ये आएगा 4a इक्वल टू 180, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 45 डिग्री। अभी किसी भी एक इक्वेशन में ये वैल्यू रख देते हैं, तो अगर इसमें रखें ये होगा 90 और प्लस में b इज इक्वल टू 120, तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30 डिग्री के इक्वल। और क्वेश्चन में हमें बताना है कि साइन 3 इंटू a माइनस b का मान क्या होगा, तो इधर हम लिख लेते हैं साइन और इंटू में 3 और इंटू में a माइनस b, तो a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 30, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा इंटू में 15, तो ये क्या आएगा, ये आएगा साइन 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में एक दुकानदार है जो किसी वस्तु पर 16% की छूट देता है, लेकिन छूट के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। तो इसमें हम सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेंगे, तो इधर 100 लिखेंगे, 16% की अगर छूट देगा तो 84 आएगा और 8% का लाभ लेगा तो 108 आएगा। तो अभी जो ये है ये सीपी है और ये एमपी है, अभी इसका रेशियो निकाल देते हैं, तो 12 से इसको कट करेंगे तो 12 7 84 और 12 निमा 108। अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यदि वह ₹1800 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर, तो मतलब जो उसका मार्क प्राइस है वो 1800 रुपए है और यहाँ पे हमने निकाला है 9, तो इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1400 रुपए और ये आ जाएगा 1800 रुपए, मतलब ये हमारा मार्क प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अगर 16% की बजाय 8% की छूट देता
तो उसका प्रतिशत लाभ दशमलव के 2 स्थान तक सही ज्ञात करें। जो ये मार्क प्राइस हमारा है इस पे छूट देंगे, अभी इस पे 16% की बजाय 8% की छूट देंगे। तो 8% कितना हो जाएगा इसका, 18 8 144। तो इसमें से 144 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, इधर 5, 7 में से 1 गया 6 और इधर आएगा 1। तो इधर अभी कॉस्ट प्राइस कितना है, 1400 रुपये है और जो सेलिंग प्राइस है वो है 1656 रुपये। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 256 रुपये का। कितने पे, 1400 पे, और परसेंटेज में बताना है तो इनटू में 100। तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगी। अभी 2 से इसको कट करेंगे तो 2 7 14, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16। अभी 7 से इसको डिवाइड करें तो 7 1 7, 5 बचेगा 58, 7 8 56, 2 बचेगा मतलब 20। तो ये पॉइंट आ जाएगा 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा तो ये कितना आएगा, 7 9 63, मतलब करीब करीब ये 9 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आएगा 18.29% के इक्वल, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक ट्राइंगल दी हुई है एबीसी। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं एबीसी। ऊपर वाला पॉइंट है उसको ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं और इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। अभी हमें दिया हुआ है कि एसी का मध्य बिंदु डी है, तो एसी का मध्य बिंदु यहाँ पे बना देते हैं और ये पॉइंट है डी। और भुजा AB पर एक बिंदु इस प्रकार है कि EC BD को बिंदु F पर समद्विभाजित करती है। तो AB पर एक पॉइंट है E, तो यहाँ पे E बना लेते हैं और E को C के साथ मिला देते हैं और B को D के साथ मिला देते हैं। अभी हमें बताया हुआ है कि जो ये EC भुजा है BD भुजा को F पर कट करती है और इसको समद्विभाजित करती है, मतलब जो ये भुजा है इस भुजा के इक्वल है। अभी ये मिड पॉइंट दिया हुआ है तो ये भुजा इस भुजा के इक्वल हो जाएगी। तो अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यदि AE इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है, तो AE इधर लिख लेते हैं 30 सेंटीमीटर। तो EB की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ये लेंथ हमें बतानी है। तो इस क्वेश्चन में हम मास पॉइंट ज्योमेट्री का यूज करेंगे और उससे हम BE की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों की दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये वाली भुजाएं भी बराबर हैं, तो इसको हम मान लेते हैं 1 और 1। तो अभी पॉइंट डी पे इनका सेंटर ऑफ मास होगा और वो कितना होगा इन दोनों का जोड़, तो यहाँ पे 2 आएगा और ये 2 यहाँ से आया होगा तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अगर ये 2 है तो ये भी 2 है और ये 2 जो यहाँ पे है ये यहाँ से आया होगा तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। और जो ये 1 है ये 1 यहाँ से आया होगा और जो ये वाला 1 है ये यहाँ से आया होगा तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अभी जो ये 2 है ये यहाँ से आया होगा और जो ये 1 है ये यहाँ से आया होगा, मतलब क्वेश्चन में जो 2 की वैल्यू है वो 30 दी हुई है और जो ये इधर 1 आया है तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू इधर से आ जाएगी 15 के इक्वल, और यही हमारी BE की लेंथ भी होगी और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 18 अपॉन में 5। तो x क्यूब जमा वाई क्यूब का मान ज्ञात करें। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x प्लस वाई और अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 18 अपॉन में 5 और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2। तो 2 से इसको कट करें तो ये 9 आएगा, तो इधर से एक्स वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी और वो होगी 5 अपॉन में 9। अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है x प्लस वाई और इनटू में x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 3xy। अब ये सारी वैल्यू इसमें रख देते हैं तो xy की वैल्यू है 2 और इनटू में 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3 इंटू 5 अपॉन में 9। अभी 3 से इसको कट करेंगे तो ये 3 पे कट होगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 2 इंटू 4 माइनस 5 अपॉन में 3। अभी इसको अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू, तो 3 चौक 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 और अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा 14 और अपॉन में 3। इसको अगर सोल्व करें तो ये आएगा 3 चौक 12 और 2/3 बचेगा, मतलब ये आया है 4 सही 2/3 के इक्वल, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये एक व्यंजक दिया हुआ है और इसको सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 25 और अपॉन में 60 और इनटू में ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 4/5 और इनटू में 9 - 7 2 और माइनस में
ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 और अपॉन में 5 इंटू 9। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से इसको कट करेंगे तो इधर 5 आएगा और नीचे 12 आएगा। अभी इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, ये 8 अपॉन में 5 आएगा और इसको कट करेंगे तो 5 चौक 20। अभी इसको लिख लेते हैं 5 अपॉन में 12 और इंटू में 4 अपॉन में 5 और इंटू में 2 और माइनस में 4 अपॉन में 9। तो 4 से इसको कट करेंगे तो 4 तिया 12 और 5 से 5 कट हो जाएगा। तो ये इधर क्या बचेगा, ये इधर बचेगा 2/3 और माइनस में 4/9। तो यहाँ पे बेस 9 है और यहाँ पे 3 है तो इसको भी 9 बना लेते हैं। तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 6 अपॉन में 9 और माइनस 4 अपॉन में 9। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में 9 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा DI से है। क्वेश्चन में हमें एक आयत चित्र दिया हुआ है और उसमें हमें दी हुई है कंपनी A और कंपनी B 2005 से लेके 2010 तक उर्वरकों के उत्पादन को 10,000 टन में निरूपित किया गया है। X अक्ष वर्षों को निरूपित करता है और Y अक्ष उर्वरकों के उत्पादन को निरूपित करता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 2008, 2009 और 2010 में कंपनी A के उर्वरकों का औसत उत्पादन 10,000 टन में ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो कंपनी A है वो ब्लू कलर में है और 2008 इधर है, 9 इधर है और 10 इधर है। अभी हमें ब्लू वालों को ऐड करना है। तो यहाँ पे 460, यहाँ पे 580 और यहाँ पे 670। तो तीनों को ऐड करते हैं और उसका एवरेज निकाल देते हैं। तो ये इधर लिखेंगे 460 और फिर इसमें ऐड करेंगे 580 और फिर इसमें ऐड करेंगे 670। तो तीनों का ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0, 8 और 7 15 और 6 21, 1 2 सिल 6 और 2 8 और 5 13 और 4 17। तो यह 1710 और इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, यह आएगा 3 5 15, 3 7 21 और 0। तो यह है 570 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है कि केंद्र O वाले वृत्त में AB और CD व्यास के एक ही पक्ष में 2 समानांतर जीवाएं हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे और इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमें O दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेंटर O मान लेते हैं और अभी इसके एक ही तरफ हमें 2 जीवाएं दी हुई है और एक जीवा है AB और एक जीवा है CD। तो दोनों जीवाएं हम बना लेते हैं यहाँ पे एक ही तरफ। तो एक ये है और एक ये है। अभी नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यदि AB = 12 सेंटीमीटर है और CD = 18 सेंटीमीटर है तो जो CD जीवा है वो ये वाली होगी और जो AB जीवा है ये नीचे वाली होगी। तो यहाँ पे AB लिख लेते हैं। अभी इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इधर दोनों पे, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर। अभी हमें बताया हुआ है कि AB और CD के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। तो हमें बताना है वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी। तो O को C के साथ मिला देते हैं और O को A के साथ मिला देते हैं। अभी जो AB की लेंथ थी वो थी 12, तो ये 6 और ये भी 6 और जो CD की लेंथ थी वो 18, तो ये 9 और ये भी 9। अभी हम इस पॉइंट को F मान लेते हैं और इस पॉइंट को E मान लेते हैं। अभी हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, एक है OC और F और एक है OA और E और दोनों की दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में ये OA भुजा है OC के इक्वल, क्योंकि दोनों की दोनों इस सर्कल की रेडियस हैं। तो इन दोनों को अगर निकालें तो ये कैसे निकलेंगी, ये निकल जाएंगी OC स्क्वायर इक्वल टू OF का स्क्वायर और प्लस में 9 का स्क्वायर और इधर से अगर OA स्क्वायर निकाल लें तो ये होगा OE का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वेशन में ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ये राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो इसको हम लिख लेते हैं OF स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर और इक्वल टू OE स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर। अभी अगर इसको सॉल्व करें OE की जगह रख लेते हैं OF प्लस 3, तो इधर आ जाएगा OF प्लस 3 पूरे का होल स्क्वायर और प्लस में 36 और इस तरफ आ जाएगा OF का स्क्वायर और प्लस में 81 इक्वल टू। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा OF का स्क्वायर प्लस में 9 और इसको अगर सोल्व करें तो ये आएगा 6OF और प्लस में
36, तो यहाँ पे आएगा OF का स्क्वायर और प्लस में 81, तो इधर से ये OF स्क्वायर से OF स्क्वायर कट हो जाएगा। अभी अगर इसको ऐड करें 36 प्लस 9 तो ये होगा 45, और 81 में से ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 81 माइनस 45, तो 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, तो 36 जो है वो इक्वल होगा 6 OF के। तो इधर से जो OF की वैल्यू है वो आ जाएगी 6 के इक्वल, तो इधर हम 6 रख देते हैं, तो ये 6 आ जाएगा। अभी किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल को ले लेते हैं। अगर पहले वाली को ही ले ले OC और F को, तो हमें रेडियस निकालनी है। OC स्क्वायर क्या होगा, OC स्क्वायर होगा 9 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर। इसको सोल्व करें तो ये 81 और प्लस में 36, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 117 के इक्वल। तो यहाँ से OC की वैल्यू आ जाएगी √117, और इसका अगर रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13 निमा 117, मतलब 3√13। OC की वैल्यू जो आई है वो आई है 3√13, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई भी राशि 2 वर्षों में तो इतनी हो जाती है और 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो हमें बताना है ₹40,000 की राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 3 साल में वो धन कितना हो जाता है, वो हो जाता है 3,14,928 रुपए, और 2 साल में कितना होता है, 2 साल में होता है 2,91,600 रुपए। अभी माइनस कर देते हैं, तो इधर 8, 2, 3, इधर 3 और 11 में से 9 गया 2, तो 23,328 रुपए इंटरेस्ट मिल गया इस अमाउंट पे। तो यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, तो अपॉन में क्या आएगा 291,600, और परसेंटेज निकालना है इनटू में 100, तो 2 0 से 2 0 कट होंगी। अभी ये पूरा 8 पे कट हो जाएगा, क्योंकि 8 6 48, लास्ट में यूनिट डिजिट कितनी आएगी 8 आ जाएगी। और इसको अगर देखें तो 8 दूनी 16, तो 16 तो यहाँ से मिल जाएगा, और 8 निम 72, 7 इधर से मिलेगा, 16 और 7 23, मतलब ये पूरा 8 पे कट हो जाएगा। और यहाँ से हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिल जाएगी 8%। अभी हमारा जो प्रिंसिपल था वो था 40,000 रुपए, तो इसका 8% कितना हो जाएगा, तो इसका 8% हो जाएगा 3200 रुपए, मतलब ये 1 साल का साधारण ब्याज है। हमें 2 साल का बताना है, तो इसको डबल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6400 रुपए, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ कि ट्रायंगल ABC O केंद्र वाले वृत्त में इस प्रकार अंत स्थापित है कि जो एंगल ACB है वो 115 डिग्री है और O को A से मिलाया गया है। एंगल OAB का माप ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम एक इधर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं C। अभी जो C एंगल है ACB वो 115 डिग्री है, तो सबसे पहले इस एंगल को ही ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से इसको मिला देते हैं और इसको इसके साथ मिला देते हैं, तो ये पॉइंट जो है इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो अब ये जो एंगल है ACB ये कितना है, ये 115 डिग्री है, और यहाँ पे हम इस सर्कल का सेंटर ले लेते हैं, इसको O मान लेते हैं। और अभी हमें बताया कि O को A से मिलाया गया है, तो O को A से मिला देते हैं। तो अभी हमें बताना है कि एंगल OAB का माप, एंगल OAB ये वाला जो एंगल है इसकी माप हमें बतानी है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं D, और A को D के साथ मिला देते हैं और D को B के साथ मिला देते हैं। अब ये हमारी ACB और D एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका जोड़ होता है 180 डिग्री। अगर ये एंगल C इधर 115 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा 65 डिग्री के इक्वल। अगर O को B के साथ मिला दें तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 65 का डबल होगा, मतलब ये जो एंगल है ये हो जाएगा 130 डिग्री, और ये एंगल और प्लस में ये एंगल, ये दोनों बचेंगे 50 डिग्री के, क्योंकि एक ट्राइंगल के 3 कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल भी होंगे, क्योंकि OA इज इक्वल टू है OB, क्योंकि OA और OB है त्रिज्या इस सर्कल की, तो ये दोनों के दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, और इनका जोड़ है 50 डिग्री। ये कितने कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 25 डिग्री, और ये भी 25 डिग्री। और हमें बताना था OAB की माप, तो OAB की माप आई है 25 डिग्री, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3।
तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें कुछ छात्रों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर दी हुई है और हमें बताया हुआ है कि 160 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 5 छात्र समूह में शामिल होते हैं। तो जो 5 छात्राएं हैं उनकी एवरेज जो हाइट है वो है 160 सेंटीमीटर और स्टार्टिंग में कितनी थी एवरेज हाइट, वो थी 156 और इनकी 160, तो इनकी इससे कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। और कितने स्टूडेंट की, 5 की, तो टोटल कितनी एज ज्यादा हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 4 × 5, तो ये 20 ज्यादा होगी। और अभी नेक्स्ट हमें दिया हुआ है अगर ये 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं तो सभी की औसत ऊंचाई में 0.8 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। तो शुरू में समूह में कितने छात्र थे, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है 20 की और प्रत्येक के हिस्से में कितना आया है 0.8। तो इसको 0.8 से डिवाइड कर देते हैं तो 8 लिख लेते हैं और ऊपर 10 चला जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 8 से अगर इसको कट करें तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से इसको कट करेंगे तो 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 25। मतलब इतने स्टूडेंट थे। और ये स्टूडेंट कौन से होंगे, ये स्टूडेंट होंगे 5 ऐड होने के बाद। लेकिन हमें बताना है कि शुरू में समूह में कितने छात्र थे, तो 5 इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 5 माइनस करेंगे तो स्टार्टिंग में जो समूह में छात्र थे वो आ जाएंगे 20 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। इसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये सभी वैल्यू इसमें रख देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 4 × sin 30 होता है 1/2 और उसकी पावर 4 करेंगे तो ये आएगा 1/16 और प्लस में cos 30 होता है √3/2, इसकी पावर 4 करेंगे तो ये आएगा 9/16 और माइनस 3 × ये होगा sin 45 डिग्री होता है 1/√2 और उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 1/2 और माइनस में ये होगा 2 × cos 45 1/√2 और स्क्वायर करेंगे तो 1/2। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 × में 10/16 और माइनस ये आएगा 3 × में 1/2 और माइनस में 2/2, तो ये माइनस का 1/2 बचेगा और इधर एक माइनस ऑलरेडी है पहले ही तो ये प्लस हो जाएगा और इनटू में होगा 1/2। अभी इसको अगर सोल्व करें तो ये 4 से कट हो जाएगा तो इधर 4 आ जाएगा। अब ये 2 से कट होगा तो इधर 2 और इधर 5, तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा 5/2 और प्लस में 3/2। इसको अगर सोल्व करें तो 5 और 3 8 और डिवाइड बाई 2 तो ये आ जाएगा 4 के इक्वल और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है कि x² + 4y² = 53 है और x - 2y = 5 है। तो x³ - 8y³ का मान ज्ञात करें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x³ और माइनस 2y पूरे का होल क्यूब और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है x - 2y और इनटू में x - 2y पूरे का होल स्क्वायर और प्लस में 3xy, तो इधर लिख लेते हैं प्लस और 3xy, x की जगह ये रख देंगे और y की जगह पूरा 2y, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6xy और ब्रैकेट बंद। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें xy की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ये वैल्यू हमें पता है, हमें xy की वैल्यू पता नहीं है। तो xy की वैल्यू हम इधर से निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा x² और प्लस में 4y² और माइनस 4xy = 25 और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, इसकी वैल्यू 53 इधर रख देते हैं और माइनस 4xy = 25। अभी 25 को इस तरफ ले आएंगे और 4xy को इस तरफ लेके चले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 4xy = 28। xy की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 के इक्वल। अभी xy की वैल्यू इसमें रख देते हैं और x - 2y की वैल्यू रख देते हैं तो x - 2y की वैल्यू 5 और इनटू में 5 का स्क्वायर होगा 25 और प्लस में 6 × 7 तो ये होगा 42। अब इसको सोल्व करें तो ये आएगा 5 × 5 और 2 7, 4 और 2 6। तो अभी इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 5 × 7 = 35, 5 3 हासिल, 5 6 30 और 3 33, तो ये आया है 335 के इक्वल और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है कि कोई नाव 6 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में
27 किलोमीटर और धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इसको हम लिख लेते हैं 27 और अपॉन में x माइनस वाई, ये धारा के विपरीत चाल है, और प्लस में 33 अपॉन में x प्लस वाई, ये धारा के साथ चाल है, और ये टाइम जो आएगा वो हमें दिया हुआ है 6 घंटे। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। और नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि इतने ही समय में यह नाव धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो एक इक्वेशन इधर से बना लेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 36 अपॉन में x माइनस वाई, और प्लस में इधर आएगा 22 और अपॉन में x प्लस वाई, और इसको भी कितना टाइम लगता है, 6 घंटे ही लगते हैं, क्योंकि यह दिया हुआ है कि इतने ही समय में। तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि यह नाव धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर, मतलब 36 अपॉन में x माइनस वाई और प्लस में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो 44 अपॉन में x प्लस वाई, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 36, यहाँ पे 33 और यहाँ पे 22। अब इन दोनों का HCF ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा। मतलब जो x माइनस वाई की वैल्यू है वो 9 हो सकती है। इधर अगर देखें 33 है, यहाँ पे 22, इन दोनों का HCF क्या होगा, 11 होगा। मतलब जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो 11 हो सकती है। तो अभी x माइनस वाई की जगह 9 रख देते हैं और यहाँ पे 11 रख देते हैं। तो दोनों इक्वेशन में रख के देखेंगे, अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती होंगी तो यही हमारी x माइनस वाई की वैल्यू होगी 9, और यही हमारी 11 x प्लस वाई की वैल्यू होगी। तो अगर इधर 9 रखें तो ये इधर 3 आ जाएगा, अगर इधर 11 रखेंगे तो ये 3 आएगा, और 3 + 3 6। मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी अभी इससे। अगर सेकंड वाली इक्वेशन में रखें तो इधर 9 रखें तो इधर 4 आ जाएगा, इधर अगर 11 रखें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 4 + 2 ये भी 6 होगा। मतलब जो हमारी x माइनस वाई की वैल्यू है वो 9 है और x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 11 है। तो इस इक्वेशन में रख देते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 36 अपॉन में 9 और प्लस में 44 अपॉन में 11। तो ये कितना आ जाएगा, ये 9 चौक 36, तो 4 और प्लस में 11 चौक 44, तो इधर भी 4, 4 और 4 8 घंटे आएगा। तो इसका आंसर होगा 8 घंटे, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है यदि p - 2q = 3 है और pq = 5 है तो p³ - 8q³ का मान ज्ञात करें। तो इसको हम लिख सकते हैं p³ और -2q और पूरे का होल क्यूब। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है p - 2q और इनटू में ये हो जाएगा p - 2q इस पूरे का होल स्क्वायर, और प्लस में 3pq, और इधर p की जगह तो p रखेंगे और q की जगह 2q रखेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस में 6pq। अब ये सारी वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो ये p - 2q की जो वैल्यू है वो है 3, और इनटू में 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में pq की वैल्यू 5, तो 5 × 6 ये होगा 30। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 39। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3 × 27, 7 2 असील, 3 3 9 और 2 11। तो ये आया है 117 के इक्वल, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। अगर एक बार इसको अगर डायरेक्ट देखें तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे pq को देखेंगे तो pq की जो मल्टीप्लाई है वो 5 है, तो ये क्या आ सकता है, तो ये 1 × 5 आ सकता है एक। तो अगर ये वैल्यू इसमें रख दें, p की जगह अगर मैं 5 रख देता हूँ और q की जगह 1 रख देता हूँ तो 5 - 2 = 3 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी। तो मतलब हमें पता चल गया जो p की वैल्यू है वो 5 है और जो q की वैल्यू है वो 1 है। तो मतलब हम स्टार्टिंग में देख के पता लगा लेते कि p क्या वैल्यू थी और q की क्या वैल्यू थी। अभी इस इक्वेशन में रख देते हैं सारी वैल्यू, तो 5 का क्यूब 125, और इसमें से माइनस करेंगे 8q का क्यूब, q की वैल्यू 1, 1 का क्यूब 1, तो -8 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो इधर से भी आएगा 117 के इक्वल, और ये ऑप्शन नंबर हमारा 2 ही होता। मतलब हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आता। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बताया हुआ है कि समीर और पुनीत एक कार्य को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे समीर लिख लेते हैं और यहाँ पे पुनीत, ये 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में।
तो टोटल काम मान लेते हैं दोनों का एलसीएम, तो इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी 3। अभी हमें बताया हुआ है कि इस कार्य के लिए रुपए 4500 की धनराशि आवंटित की गई थी। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया और उसके बाद अशोक को कार्य में शामिल कर लिया। कार्य कुल 5 दिन में पूरा हुआ। अशोक को भुगतान की गई राशि रुपयों में ज्ञात करें। तो इन्होंने 5 दिन काम किया है, मतलब जो ये समीर है और पुनीत है, इन्होंने तो लगातार काम किया होगा 5 दिन तक, क्योंकि काम 5 दिन में खत्म होता है। और जो अशोक है वो 3 दिन के बाद आया है, तो इसने 2 दिन ही काम किया होगा। तो यहाँ से हम इनका 5 दिन का काम निकालेंगे, तो 5 तिया 15, तो समीर का 15 काम हो जाएगा और इसका हो जाएगा 10 काम। तो टोटल कितना था? 30 काम। अभी बच कितना गया? 15 और 10 25, तो 5 काम बच गया। ये 5 किसने किया होगा? ये अशोक ने किया होगा। तो यहाँ पे हम अशोक लिख लेते हैं, यहाँ पे पुनीत और यहाँ पे समीर। अभी जो हमें धनराशि को डिवाइड करना है वो हमें उनके वर्क के अनुपात में डिवाइड करना है कि उन्होंने कितना कितना काम किया है। जिसने ज्यादा काम किया है उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे और जिसने कम काम किया है उसको कम पैसे मिलेंगे। तो चलिए इसका रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 5 से इसको कट करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो ये रेशियो आया 3:2:1। अभी इसकी वैल्यू कितनी है टोटल जोड़ के? 3 2 5 और 1 6, और 6 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हुई है 4500 के इक्वल। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 सते 42, 3 बचेगा, 6 पंजे 30 और 0। तो 1 की वैल्यू आई है 750। अभी हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था अशोक को भुगतान की गई राशि रुपयों में क्या है। तो अशोक को कितने मिलते हैं? इधर 1 है और 1 की वैल्यू कितनी है? 750। तो इसका आंसर 750 आ जाएगा, मतलब अशोक को इतने रुपए मिलेंगे। और इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है। अभी हमें इधर दिया हुआ था कि जो समीर है वो 10 दिन में करता है और पुनीत 15 दिन में करता है, और जो टोटल काम है वो 5 दिन में पूरा होता है। तो समीर 5 दिन में कितना काम करेगा? तो 5/10, मतलब 1/2 काम तो समीर कर देगा। अभी ये 15 दिन में करता है इधर पुनीत, और ये 5 दिन में कितना काम करेगा? तो 5/15, तो 1/3 जो काम है वो पुनीत कर देगा। अभी हमें 4500 रुपए दिए हुए थे, तो मतलब इसके आधे तो समीर को ही मिल जाएंगे क्योंकि इसने आधा काम किया है, मतलब इसको 2250 रुपए मिल जाएंगे। और 1/3 काम इसने किया है, तो रुपयों में से 1/3 इसको मिलेंगे। तो इसका 1/3 कितना आएगा? 1500 रुपए। और बचेंगे कितने? अभी तो यहाँ पे बच जाएंगे 750 रुपए। और ये किसको मिलेंगे? ये अशोक को मिलेंगे, क्योंकि दोनों को अपना अपना हिस्सा मिल गया और जो बचे होंगे वो अशोक को मिलेंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। तो अशोक को इधर से मिले 750 रुपए, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है कि दिया गया दंड आरेख 2014 से 2018 तक 5 वर्ष में इस्पात का आयात और निर्यात करोड़ रुपयों में दर्शाता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट टू एवरेज इंपोर्ट ओवर द 5 ईयर्स, मतलब 5 वर्षों में औसत निर्यात और औसत आयात का अनुपात ज्ञात करें। तो हमें जो रेशियो बताना है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बताना है। तो इंपोर्ट किस में है? ब्लू कलर में है, और एक्सपोर्ट इस ऑरेंज कलर में है। तो अभी हम सबसे पहले एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कितना है? 400, और यहाँ पे 420, तो ये हो जाएगा 820। अभी इधर देखिए तो 550, और यहाँ पे है 480। अगर इन दोनों को ऐड करें तो 5 और 4 9, और ये आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1030। 1030 इसमें ऐड कर देते हैं। अभी यहाँ पे 620, तो 620 को भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये 0, 3 2 5 और 2 7, 8 और 6 14, 4 1 हासिल तो 2, तो ये हो गया 2470। अभी हम ब्लू वालों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें इंपोर्ट भी ऐड करना है, तो उसका एवरेज निकालना है। तो इंपोर्ट क्या है? 350 और प्लस में 380। अगर इन दोनों को ऐड करें 3 3 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 730। और अभी इसको ऐड करेंगे 420 और 450, तो ये हो जाएगा 870। और अभी क्या बच गया? 580, तो 580 को भी इसमें ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करें तो ये कितना आएगा? ये आएगा 8 और 7 15 और 1 16, तो 1600, और इसमें ये 580 और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2180 के इक्वल। और अभी हमें इसका एवरेज बताना है, तो 5 से इधर डिवाइड करेंगे और 5 से इधर। अभी इसका अनुपात निकाल देंगे, तो अनुपात अगर निकालेंगे तो ये 5 से 5 कट हो ही जाएगा, और 0 से ये 0 कट होगी, तो इनका रेशियो आ जाएगा 247 रेशियो 218।
और ये ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो है ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ है कि एक विक्रेता ने 2 वस्तुएं 490 रुपए में खरीदी। उसने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो जो पहली वस्तु है उसका क्रय मूल्य हम x मान लेते हैं और जो दूसरी वस्तु है उसका क्रय मूल्य हम y मान लेते हैं। अभी पहली पर 20% की हानि होती है इनटू में 80/100 और दूसरी पे हमें 16% का लाभ मिलता है इनटू में 116 और अपॉन में 100। अभी ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आया है और ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। अभी इधर से x और y का रेशियो निकाल लेते हैं। 100 से 100 कट होगा। अभी 4 से इसको कट करें तो इधर 20 आएगा और 4 से इसको कट करें तो 4 दूनी 8 और 4 निम 36। तो यहाँ से x और y का जो रेशियो है वो आ जाएगा 29:20। अभी ये दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया है, अगर इसको ऐड करें तो ये आएगा 49 के इक्वल और दोनों वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो दिया हुआ है 490 के इक्वल। मतलब यहाँ पे एक 0 की कमी है तो 0 लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी एक 0 लगा देंगे और यहाँ पे भी एक 0। अभी हमें बताना है कि 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो 20% की हानि पर जो बेची गई थी वो ये वाली वस्तु थी, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो आया है 290 के इक्वल और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।